लंका, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, आज का श्रीलंका, है ना? रामायण की कहानियां, हमारी सुनी सुनाई बातें, सब कुछ रावण के राज्य को इसी द्वीप से जोड़ता आया है। ये एक ऐसी बात है जिसे हम सच मानकर चलते हैं, जिस पर शायद ही कभी सवाल उठता है। लेकिन क्या हो अगर ढेर सारे प्राचीन सबूत एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां करते हों? क्या हो अगर रावण की असली लंका वो द्वीप है ही नहीं जो हम हमेशा से मानते आए हैं? चलिए आज इस सदियों पुराने रहस्य की तह तक चलते हैं। तो हमारी पड़ताल का पहला सुराग वो किसी कहानी या कथा में नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी की एकदम सटीक कैलकुलेशंस में छिपा है। और यहीं से जो नक्शा हमारे दिमाग में है उसमें एक बड़ी गड़बड़ नजर आने लगती है। देखिए, भारत के जितने भी बड़े प्राचीन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट्स हैं, जैसे कि सूर्य सिद्धांत, वो सब एक ही बात पर जोर देते हैं कि लंका की लोकेशन थी 0 डिग्री अक्षांश, यानी ठीक इक्वेटर पर। सोचिए, इसे कैलकुलेशंस के लिए एक प्राइम रेफरेंस पॉइंट माना जाता था। लेकिन आज का श्रीलंका, वो तो इक्वेटर पर है ही नहीं, उससे काफी ऊपर नॉर्थ में है। तो ये है हमारा पहला और बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन। और ऐसा नहीं है कि ये कोई अंदाजा था। प्राचीन ग्रंथों ने इसके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक संस्कृत शब्द इस्तेमाल किया, निरक्ष। इसका मतलब ही होता है बिना अक्षांश के। ये कोई पोएटिक बात नहीं थी, ये एक टेक्निकल ज्योग्राफिकल फैक्ट था। तो खगोल विज्ञान के हिसाब से तो मामला एकदम साफ है, असली लंका भूमध्य रेखा पर ही थी। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी ने हमें एक डायरेक्शन तो दिखा दिया है। अब जरा खुद रामायण के पन्ने पलट कर देखते हैं। क्या वाल्मीकि रामायण में दिया गया ज्योग्राफी का ब्यौरा आज के श्रीलंका वाली थ्योरी से मैच करता भी है या नहीं? देखिए, जब सुग्रीव अपनी सेना को सीता जी की खोज में भेजते हैं, तो जो टुकड़ी दक्षिण की ओर जाती है उसे बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। उन्हें कहा जाता है कि पश्चिमी घाट के साथ साथ साउथ की तरफ जाओ और फिर भारत के बिल्कुल आखिरी सिरे से दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट दिशा में आगे बढ़ो। रामायण में इसके लिए एक खास शब्द है, नैऋत्य, जिसका मतलब ही होता है साउथ वेस्ट। अब जरा नक्शा याद कीजिए, श्रीलंका तो भारत के साउथ ईस्ट में है, ये तो बिल्कुल ही उल्टी दिशा हो गई। एक और बड़ा सवालिया निशान। और अब आता है इस पहेली का शायद सबसे बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल क्लू। खोज दल को यह भी बताया गया था कि अगस्त्य तारा उन्हें तभी दिखाई देगा जब वो भारत के सबसे दक्षिणी छोर महेंद्र पर्वत पर पहुंच जाएंगे। अब ये कोई मामूली बात नहीं है। इस निर्देश का सीधा सीधा मतलब ये है कि उस जमाने में अगस्त्य तारा, जिसे हम कनोपस कहते हैं, वो सदर्न पोल स्टार यानी दक्षिणी ध्रुव तारे की तरह काम कर रहा था। ये एक बहुत ही प्रिसाइज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन है। और ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारी पृथ्वी की धुरी थोड़ी थोड़ी डगमगाती रहती है और इस वजह से हजारों सालों में तारों की जगह आसमान में बदल जाती है। तो जब साइंटिस्ट्स ने एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस की तो एक हैरान करने वाली बात सामने आई। जानते हैं कब था अगस्त्य तारा दक्षिणी ध्रुव के सबसे करीब? लगभग 12,000 ईसा पूर्व, मतलब बीसी। ठीक वैसा जैसा रामायण में बताया गया है। ये एक सुराग हमें टाइम में बहुत बहुत पीछे ले जाता है, आज से करीब 14,000 साल पहले। तो अगर एस्ट्रोनॉमी हमें 14,000 साल पीछे ले जा रही है तो जाहिर है एक सवाल मन में आता है, भाई उस जमाने में हमारी धरती दिखती कैसी थी? और इसका जवाब हमें मिलेगा जियोलॉजी में। उस वक्त हमारी धरती अपने आखिरी आइस एज से गुजर रही थी और इसका एक बहुत बड़ा असर ये था कि दुनिया भर में समुद्र का लेवल आज के मुकाबले करीब करीब 120 मीटर नीचे था। जरा सोचिए, 120 मीटर, ये बहुत ज्यादा है। अब जब समंदर इतना नीचे था तो ज्योग्राफी पूरी तरह से अलग थी। इसका मतलब ये हुआ कि भारत और श्रीलंका के बीच कोई पाल्क स्ट्रेट था ही नहीं, वो जमीन के एक टुकड़े से जुड़े हुए थे। भारत का दक्षिणी किनारा समंदर में आज से कहीं ज्यादा आगे तक था और सबसे जरूरी बात, समंदर के नीचे की जमीन के बहुत बड़े बड़े हिस्से पानी के ऊपर थे, जिनमें भूमध्य रेखा पर मौजूद जमीन भी शामिल थी। चलिए अब जरा इतिहास के पन्नों को भी टटोलते हैं। क्या रामायण के बाद के हिस्टोरिकल और लिटरेरी रिकॉर्ड्स में इन दो अलग अलग जगहों के बारे में कोई सबूत मिलता है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल मिलता है। देखिए, 8वीं से 12वीं सदी के बीच भारत के कई बड़े बड़े लेखकों ने कंसिस्टेंटली लंका और सिंहल, जो कि श्रीलंका का पुराना नाम है, इन दोनों को दो अलग अलग जगह बताया है। जैसे 9वीं सदी में मुरारी लिखते हैं कि भगवान राम लंका छोड़ने के बाद सिंघल के ऊपर से गुजरे।
10वीं सदी में राजशेखर के एक ग्रंथ में तो रावण खुद कहता है कि लंका सिंहल के भी दक्षिण में है। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत में भी सिंहल और लंका की गिनती अलग अलग द्वीपों में होती है। और इससे भी एक दिलचस्प बात, महाभारत के समय तक, जो कि रामायण के हजारों साल बाद की कहानी है, ऐसा लगता है कि रावण की लंका का सही पता ठिकाना एक मिस्ट्री बन चुका था। महाभारत में विभीषण का जिक्र तो है, पर लंका आखिर है कहाँ, ये साफ नहीं है। और ये बात परफेक्टली मेक सेंस करती है अगर असली जगह तब तक समुद्र में समा चुकी हो। तो हमने एस्ट्रोनॉमी के सुराग देखे, ज्योग्राफी को समझा और इतिहास के पन्ने भी पलटे। अब वक्त है इन सभी धागों को एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि आखिर पूरी तस्वीर क्या बन रही है। तो इस पूरी मिस्ट्री के 4 मजबूत पिलर सामने आते हैं। पहला, एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं लंका इक्वेटर पर थी। दूसरा, ज्योग्राफिकल एविडेंस। रामायण साउथ वेस्ट दिशा बताती है, साउथ ईस्ट नहीं। तीसरा, जियोलॉजिकल एविडेंस। 12,000 बीसी में समुद्र का लेवल बहुत नीचे था, जिससे इक्वेटर पर जमीन मौजूद थी जहां लंका हो सकती थी। और चौथा, हिस्टोरिकल एविडेंस। सदियों तक भारतीय साहित्य में लंका और सिंहल यानी श्रीलंका को 2 अलग अलग जगह माना गया। तो जब हम इन सारे सबूतों को एक साथ रखते हैं तो एक ही सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है, तो क्या रावण की असली लंका आज समुद्र के नीचे कहीं खो चुकी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे इतिहास और माइथोलॉजी की पूरी समझ को हमेशा के लिए बदल सकता है।